नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की सुर्खियां। संभल में प्राचीन मंदिर मिलने पर सीएम योगी बोले, रातों रात नहीं आई बजरंगबली की मूर्ति, शिवलिंग। सीएम ने इशारों में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर किया प्रहार। संभल में मिले शिव मंदिर का हो सकता है एसआई सर्वे। संभल डीएम ने एसआई को लिखा पत्र, मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग कराने की मांग। संविधान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा संविधान पर सही से अमल नहीं हुआ, कांग्रेस और बीजेपी बराबर की जिम्मेदार। महाकुंभ में लगे सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे पीएम। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2019 में भी पीएम ने ज्ञापित किया था धन्यवाद। दुष्कर्म के आरोपों पर बदायूं भाजपा विधायक ने दी सफाई, बोले मुझे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, मेरी राजनीतिक छवि खराब करने की सोची समझी साजिश। और यूपी में शराब के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी, नए साल और क्रिसमस पर योगी सरकार ने दिया खास तोहफा, रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनावी तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी ने रविवार को उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 38 नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। नई दिल्ली से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे हैं। साथ ही 2 सीट पर फेरबदल किया गया। इसमें कस्तूरबा नगर से मौजूदा विधायक मदन लाल का टिकट काटकर भाजपा से आप में शामिल हुए रमेश पहलवान को टिकट दिया गया है। साथ ही उत्तम नगर से मौजूदा विधायक नरेश बालियान की पत्नी को पोष बालियान को मौका दिया गया है। इसके अलावा 5 मुस्लिम समुदाय से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी 15% महिलाओं को जगह दी गई है। अब आपने 70 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने पहली सूची में 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था, वहीं दूसरी सूची में 20 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए थे। पार्टी ने अपनी तीसरी सूची में एक नाम की घोषणा की थी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कस्तूरबा नगर विधानसभा के कोटला मुबारकपुर वार्ड से बीजेपी पार्षद कुसुम लता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पति रमेश पहलवान के साथ आप में शामिल हो गई। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुसुम लता और उनके पति रमेश पहलवान का पार्टी में स्वागत किया। रमेश पहलवान ने कहा, मुझे बीजेपी छोड़ने के कारण के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे पास आम आदमी पार्टी में शामिल होने का एक बड़ा कारण था। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ रहना चाहती है। बहुत मजबूत चेहरे रमेश पहलवान जी और उनकी धर्मपत्नी नहीं, छोड़ने की भी कोई वजह नहीं थी और ज्वाइन करने की वजह सबसे बड़ी है। ज्वाइन करने की ये वजह है कि आज दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो दिल्ली की जनता महसूस करती है और जो मैं महसूस करता हूँ, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, जो अभी कल भी देखा होगा आपने कि हर जगह माहौल एक ही है कि दिल्ली को बढ़ते कदमों के साथ केजरीवाल जी का कंधे से कंधा मिला के चलने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि काम हो रहे हैं, हर तरीके से काम कर रहे हैं। तो नीतियों को देखते हुए आए। हमारे अपना काम है, चुनौती तो आती जाती रहती है। अगर कोई जनता के बीच खड़ा है, उसके लिए कोई चुनौती नहीं होती। जनता के बीच में क्या मुद्दों के ऊपर वोट मांगने जाएंगे अगर नुमाइंदगी मिलती है आपके परिवार? 20 साल से इसी क्षेत्र में इन्हीं के काम के लिए खड़े। हमारे दायरे में है तो भी, नहीं है तो भी, हर चीज में हम उनके साथ खड़े, तो जनता भी हमारे साथ खड़ी है और बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। जनता से पूछ कर ही आज हम यहाँ खड़े हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली की मुंडका विधानसभा के गांव जनोत शीतला माता मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस कलश यात्रा का मकसद सनातन संस्कृति और भाजपा की डबल इंजन सरकार को दिल्ली में लाना और मोदी सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना। कार्यक्रम के आयोजक प्रदीप वत्स ने कहा कि आज एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए। कलश यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि आज के समय में सनातन एकजुट रहे, इसलिए इस कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया है। कलश यात्रा का मतलब भी होता है विश्व का कल्याण। जहाँ दरिद्रता है, भयता है, कुरीतियाँ हैं, इन सबको अंत करती है कलश यात्रा। क्योंकि हम जीवन पे जैसे यात्रा करते हैं, 1 वर्ष से लेकर हम 60 वर्ष तक जीते हुए जीवन यात्रा है, उसी तरह ये कलश यात्रा मानव के अंदर में जो भी कुरीतियाँ हैं उसको परिवर्तन करने के लिए है। और जो दिल्ली में अभी जो प्रदीप वत्स जी खाटू श्याम
मंदिर के लिए जो कलश यात्रा निकाले हैं, ये केजरीवाल सरकार जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, जो मौलानाओं के तनख्वाह देता है। ये पीछे का मकसद सनातन को, हिंदुत्व को घर घर में पहुंचाना हमारा मकसद है। हमारे सनातनी भाई, हमारी सनातनी माताएं बहनें, देखिए आप इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे मतलब इस कलश यात्रा में पूरा दिन घूमकर आज फिर वापस मंदिर में आएंगी। और हमें ये मैसेज देना है कि हम सनातनी, हम हिंदू एक हैं, हम बटे नहीं, हम एक। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अतुल सुभाष सुसाइड मामले में बेंगलुरु पुलिस ने पत्नी निकिता, सास निशा और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए घर छोड़कर इधर उधर छिप रहे थे। पुलिस ने निकिता को गुरुग्राम और सास और साले को प्रयागराज से पकड़ा है। पुलिस की कई दिनों की मशक्कत, टीमों की प्लानिंग, अधिकारियों की सूझबूझ काम आई और अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पत्नी, उसके परिवार की प्रताड़ना और 2 वर्ष में कोर्ट की 120 तारीख है। इसके बावजूद न्याय न मिलने के कारण बेंगलुरु में कार्यरत 34 वर्षीय IT पेशेवर अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया था। गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी उसमें आपको कुछ सफलता मिली है, उसको बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। एकदम हम रस्ती कलश लेके आए कि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। सबसे बड़ा कंसर्न अभी हमारे पास ये है कि मुझे ये पता करना है आप लोग मीडिया के माध्यम से कि मेरा भतीजा कहाँ है, क्योंकि वो उस फोटो जो तस्वीर सामने आई है उसमें मुझे दिख नहीं रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे भाई का बेटा कहाँ है, वो आपके थ्रू हमें जानना है। बाकी 3 की जो गिरफ्तारी हुई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर्नाटका पुलिस का, जिन्होंने इतना एफर्ट्स किए हैं। उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए हैं और टीम्स उन्होंने गुड़गांव और जौनपुर से उन्होंने जौनपुर तक भेजा था, जहाँ तक मुझे पता था। और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, जिसपे मैं FIR करवाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। हम रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब के खनौरी सीमा पर राज्य के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव और गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्रा ने किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल से मुलाकात की है। किसान अपनी मांगों के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। अधिकारियों ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अनशन करने वालों में कैंसर पीड़ित 70 साल के किसान नेता डल्लेवाल भी हैं। किसान MSP की कानूनी गारंटी समेत दूसरी मांगे स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने के लिए 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर आमरण अनशन कर रहे हैं। DGP ने बताया कि वो डल्लेवाल की सेहत की जानकारी लेने आए थे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के प्रतिनिधि मयंक मिश्रा को खास तौर से यहां भेजा गया था। खनौरी सीमा पर बैठक के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक मनदीप सिंह सिद्धू, पटियाला के SSP नानक सिंह और पटियाला की उपायुक्त प्रीति यादव भी मौजूद थी। खनौरी सीमा पर जाने से पहले गौरव यादव ने किसान नेता सुखजीत सिंह, हरदो झंडे, काका सिंह कोटड़ा और दूसरे नेताओं के साथ बैठक की। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को तुरंत डल्लेवाल से मिलने के निर्देश दिया था। इसके 2 दिन बाद DGP यादव की बैठक हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां टोल प्लाजा पर नशे में धुत दबंग की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिली, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। टोल टैक्स मांगने पर टोल कर्मियों से अभद्रता की गई है। खुद को बताया फरीदाबाद का निवासी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरही टोल प्लाजा का यह पूरा मामला है। तो बरही टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। बरही टोल पर खुद को बताया फरीदाबाद का निवासी। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। भिंड से अहम खबर, टोल प्लाजा पर नशे में धुत दबंग की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिली है। आपको बता दें, टोल टैक्स मांगने पर टोल कर्मियों से अभद्रता की है।
तो बड़े टोल पर खुद को बताया फरीदाबाद का निवासी और दबंग, साफ तौर पर दबंगई दिखाता रहा। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। शर्म नहीं आई आपको? मैं हाथ पाप करके किसी को मेरे तेरे नहीं बोला आप लोगों से। आप लोगों ने मेरी बेइज्जती की है। तुम तो मोदी और योगी के रुक करेंगे अगली खबर का। खबर धौलपुर से है। धौलपुर राजस्थान से खबर है, जहां राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जन्मदिन राजाखेड़ा विधानसभा के मांगरोल मंडल पर कार्यक्रम करके मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच कमल पहाड़िया, विशेष अतिथि भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना एवं पूर्व जिला कार्यालय मंत्री नंद किशोर शुक्ला के रूप में मना रहे हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए कमल पहाड़िया ने कहा कि राजस्थान का किसान का बेटा राजस्थान के सर्वोच्च गद्दी पर बैठकर गरीब के हित के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। आमजन और गरीब जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक और मंगल कामनाएं। कार्यक्रम में भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जन्मदिन पर पूरे राजस्थान में जनसेवा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देश के बाद में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। एटा से अहम खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। महिला को सीएससी चिकित्सकों ने मृत घोषित किया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। किराए के मकान में रहते थे पति और पत्नी। तो एटा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, महिला को सीएससी चिकित्सकों ने मृत घोषित किया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यह अहम खबर आपको एटा से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। किराए के मकान में रहते थे पति और पत्नी। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। किराए के मकान में रहते थे पति और पत्नी। महिला को सीएससी चिकित्सकों ने मृत घोषित किया है। अगली खबर का रुख करेंगे बुलंदशहर से। अगली खबर है, जहां दलित पुलिसकर्मी की घुड़चढ़ी के दौरान पथराव हुआ है। दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़े से नीचे गिराया है। घुड़चढ़ी में बज रहे डीजे को भी तोड़ा है। आपको बता दें, डीजे वाहन भी तोड़ा गया है। दबंगों की पिटाई से डीजे संचालक भी घायल हुआ है। आधा दर्जन हुड़दंगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव टिटोटा का यह पूरा मामला है। तो दबंगों की पिटाई से डीजे संचालक भी घायल हुआ। आपको बता दें, आधा दर्जन हुड़दंगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घुड़चढ़ी के दौरान यह घटना सामने आई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव टिटोटा का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दलित पुलिसकर्मी की घुड़चढ़ी के दौरान पथराव हुआ है। दलित पुलिसकर्मी दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिराया है। पति और पत्नी दोनों पुलिस कांस्टेबल हैं। ये जहांगीराबाद क्षेत्र में ये घटना हुई है, जिसमें एक बारात जा रही थी। उसमें डीजे वगैरह बज रहा था। इस रास्ते से जा रही थी, वहाँ कुछ लड़के खड़े थे और तेज आवाज़ में डीजे बजाने को लेकर वाद विवाद में हुआ है। और जिसमें ये जानकारी में आया छानबीन से कि एक किसी ने ईंट का पत्थर फेंका था और जो डीजे पे लगा वो टूट गया था। इसी दौरान उनके बीच में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और गाली गलौज हुआ है, जिस पर एक पक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और विवेचना की जा रही है। मेरे बेटे की शादी थी 11 दिसंबर को। जब शाम को 8 बजे जो घुड़चढ़ी हो रही थी, तो ठाकुर समाज के जो मोहल्ले में पहुंची, दूसरे मोहल्ले में, पहले वाले ने दूसरे मोहल्ले में पहुंची, तो कुछ लोगों ने मेरे बेटे को घोड़ी से नीचे गिरा दिया। घोड़ी की लगाम पकड़ के डीजे पे पथराव किया, जिसमें डीजे डैमेज हो गया है और वो उन्होंने घुड़चढ़ी होने से रोक दिया। घुड़चढ़ी नहीं होने दी। बड़ी मुश्किल से हाथ वाथ जोड़ के हम वहाँ से निकले हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अगली खबर है, जहां लापता लेखपाल का नाले में मिला है शव। आपको बता दें, 27 नवंबर से लापता था मृतक लेखपाल। धड़ से अलग मिला है लेखपाल मनीष का सिर।
18 दिन बाद लेखपाल मनीष का 100 मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें मौके पर पहुंचे एसपी सिटी, सीओ, एसओजी और फॉरेस्ट टीम। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं परिजनों ने पहले ही अनहोनी की आशंका जताई थी। तो बरेली से अहम खबर, कैंट थाना के मिर्जापुर गांव के पास नाले में लेखपाल का 100 मिला है। 18 दिन बाद लेखपाल का 100 मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें परिजनों ने पहले ही अनहोनी की आशंका जताई थी। कैंट थाना के मिर्जापुर गांव के पास नाले से लेखपाल का 100 बरामद हुआ है। अगली अहम खबर बाराबंकी से है, जहां अज्ञात वाहन ने मासूम बच्ची को रौंदा है। 10 वर्षीय मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। घर जाते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। वाहन चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हुआ है। आपको बता दें श्रीपाल की 10 वर्षीय पुत्री किरण की मौके पर ही मौत हो गई है। मौत की खबर से गांव में लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें घटना स्थल पर भारी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए। स्थानीय लोगों की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची है। मामला कोठी थाना क्षेत्र के गजरिया गांव का बताया जा रहा है। बाराबंकी से अहम खबर, 10 वर्षीय मासूम को अज्ञात वाहन ने रौंदा है। श्रीपाल की 10 वर्षीय पुत्री किरण की मौके पर ही मौत हो गई है। मौत की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लिया है। अगली अहम खबर कासगंज से है, जहां वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। 1-1 लाख के 2 इनामिया वांटेड को गिरफ्तार किया गया है। महिला अधिवक्ता के अपहरण, हत्या के आरोप में फरार थे। हत्या की घटना में प्रयुक्त गाड़ी, मोबाइल भी बरामद हुआ है। आपको बता दें मोहर, स्टाम्प पैड, एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। 3 सितंबर को न्यायालय के गेट से हुआ था अपहरण। 4 सितंबर की शाम गोराह नहर में मिला था शव। वहीं पति ने कस्बा सोरोक के रहने वाले 5 लोगों पर लगाया था आरोप। पुलिस जांच में दोनों वांछित सहित 4 नाम सामने आए थे। आरोपियों को अधिवक्ताओं ने दी थी 30 लाख की सुपारी। आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज और उनकी टीम, स्वाट टीम प्रभारी विनय शर्मा और उनकी टीम द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया। अब से 2-3 महीने पहले अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्या हुई थी। उस हत्या के मुख्य आरोपी सुनील फौजी और रजत सोलंकी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी आज सुबह 9 बजे हजारा नहर के पास से हुई है। गिरफ्तारी में इन अभियुक्तों के कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार थी वो बरामद हुई है। इनके कब्जे से एक 32 बोर की पिस्टल और 5 कारतूस और एक 315 बोर का तमंचा और 3 कारतूस मिले हैं। इनकी गाड़ी की तलाशी में अधिवक्ता मोहिनी तोमर के मोहर, उनके पैड बरामद हुए हैं और इनकी निशादेही पर जो अधिवक्ता मोहिनी तोमर थी उनका मोबाइल फ़ोन टूटा हुआ अवस्था में, जिसमें दोनों सिम हैं, बरामद हुए हैं। इस घटना के संबंध में इन अभियुक्तों से विस्तार से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये अपने तारीख के सिलसिले में कोर्ट आते रहते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे सोनभद्र से। अगली खबर है, जहां जिंदा गायों को आग लगाने का मामला सामने आया। घटना के आसपास के इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। आग में जलती जिंदा गाय को देख लोग सहम गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। आपको बता दें 2 दिनों से लगातार आग लगाने की बात सामने आ रही थी। एक घर से आग लगी, जिंदा गाय को जलते बाहर निकाला गया है। घटना के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़। सूचना पाकर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। घटनास्थल पर जानकारी पाकर पहुंचे हैं बीएचपी नेता। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उन्होंने उठाई है। आपको बता दें सोनभद्र जनपद के चेपन सिंदुरिया रोड का ये पूरा मामला है। आपका नाम? जनार्दन बैसवाल, सिंधु प्रसाद काशी। जनार्दन जी, अभी चोपन हॉस्पिटल रोड पे एक गाय को जलाने का मामला सामने आ रहा है, क्या पूरी घटना? अभी भाई साहब संजोग से मैं संजू त्रिपाठी जी कहाँ से हो करके लौटा था और मैं जा रहा था प्रदीप अग्रवाल जी कहाँ कुछ काम था। मैं जैसे ही बैंक क्रॉस किया तो देखा कि बाएं हाथ में एक पशु
बगल में घर है, घर में से आगे बढ़ता हुआ निकला, फिर आवाज़ लगाए, फिर मोहल्ले के भरत जी और काफ़ी लड़के थे, दौड़े और वहाँ एक गोमती है चाय वाली, उसमें पानी बाल्टी में रखा था। सोनू मोदरवाल बाल्टी लेके दौड़े, एक लड़का मग से, एक लड़का बोरा लेके उस आग को बुताए। और फिर जब यहाँ पर मैं आया पता चला कि कल भी आग लगाई गई थी गैया को, आज का बछवा था जो आग लगी थी। तो बताया गया कि ये बगल में जो निवास करने वाले हैं उन्हीं के घर में से पशु जब निकलता है, वहाँ गैया बाने हैं, कोई जाता है, पशु जाता है तो उस पर आग लगा देते हैं। इस तरह की सूचना पूरे लोग बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार गायों की रक्षा की बात कर रही है, ऐसे में ऐसी घटना को आप क्या कहेंगे? यह बहुत ही, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, और इस सोच के आदमी की तरह कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई जो भी नियमानुसार बनता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने संसद सत्र पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बसपा प्रमुख ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। संविधान की 75 सालों की गौरवशाली यात्रा पर संसद में हो रही चर्चा पर मायावती ने कई सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि भारत के संविधान की 75 सालों की गौरवशाली यात्रा पर संसद में चर्चा हो रही है। इस चर्चा की सार्थकता और उपयोगिता तभी संभव है जब खुले मन से यह स्वीकार किया जाए कि सत्ता पक्ष मानवीय संविधान की पवित्र भावनाओं के अनुरूप देश के करोड़ों लोगों को रोजगार, न्याय, स्वाभिमान का जीवन दे पाया है या नहीं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरव यात्रा पर इस वर्ष भी संसद में काफी गर्म चर्चा चल रही है, और इस चर्चा का महत्व व उसकी उपयोगिता आदि तभी संभव है जब खुले मन से ये स्वीकार किया जाए कि क्या शासक वर्ग मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से यहाँ देश के करोड़ों लोगों को रोजगार एवं न्याय तथा आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान का जीवन दे पाया है। रुक करेंगे अगली खबर का। बदायूं भाजपा विधायक सहित 16 लोगों पर यौन उत्पीड़न और करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट के आदेश से मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित ने ACGM 2 की अदालत में न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं भाजपा विधायक हरीश साके ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी और बीजेपी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। मामला प्रॉपर्टी का है। विधायक हरीश साके ने प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए एक समूह बनाया था। समूह के अंतर्गत हमें प्रताड़ित करके हमें जमीन को ले लिया हम लोगों ने, विधायक हरीश साके ने, और उनके सब भाई सत्येंद्र साके हैं, इन लोगों ने मिलकर। समूह आपने कब बनाया था? नहीं, समूह विधायक ने बनाया था। विधायक का बना हुआ, हमारा नहीं, विधायक का बना हुआ। पुलिस का क्या रवैया रहा इस पूरे प्रकरण में? आपने दिखाया कि जो पुलिस ने प्रताड़ित किया। जी हाँ, मेरे पे झूठी 76 लगवाई विधायक ने, हरीश साके ने। वो सब 3 दिन में बंधक बना के सिविल लाइन थाने में रखा गया। 3 दिन मुझे पीटा गया। मामला पूरा प्रॉपर्टी का है सर, कि प्रॉपर्टी की वजह से जो कुछ भी आज मेरे बहू के साथ किया, मेरे बेटे के साथ किया, सारा मामला प्रॉपर्टी का है। उसे हमारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, किसी भी हद तक उसको हमारी प्रॉपर्टी, केवल प्रॉपर्टी चाहिए थी बस। उसलिए 2 साल उसको बराबर मुझे प्रताड़ित करते हो गया, और उसने ऐसा कोई कारण नहीं छोड़ा जो मेरे प्रति किया नहीं। उसने मेरी रास्ताओं के पीछे मेरे पीछे वाहन लगा देते थे, मेरे घर से निकलना बैठना मुश्किल कर दिया इसने। मुझे आप सब लोगों के द्वारा पता चला है, निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के द्वारा कोई मेरे विरुद्ध आदेश हुआ है। मेरे विरुद्ध फर्जी प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया है। ये सारी घटना एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत रची हुई घटना है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए हुए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। मैं इस तरीके की घटना को, मैंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। आपके द्वारा विधायक पर मामला दर्ज कराया गया है, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया है FIR विवेचना। क्या है पूरा मामला और क्या पूछना? मेरे साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया है। किसने? हरीश साके, हरिशंकर व्यास, आनंद प्रकाश अग्रवाल, मनोज गोयल। पुलिस के पास गई थी आप? पुलिस ने क्या किया?
पुलिस ने नहीं सुना मैं पुलिस के पास गई, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाँ, आप क्या चाह रही हैं? अब मैं न्याय चाह रही हूँ। अच्छा, कोर्ट से आपको कितनी उम्मीद है अब न्याय मिलता? मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट मेरा साथ देगी और मुझे न्याय दिलाएगी। FIR दर्ज हो गई है? हाँ। और इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, अब प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन की दुखद मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, नहीं रहे तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन। 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन ने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे जाकिर हुसैन। उनका इलाज वहां चल रहा था और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो नहीं रहे तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन। 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन ने अंतिम सांस ली है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर जालौन से है, जहां सर्दी की शुरुआत होते ही लोगों ने रैन बसेरे की मांग शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन ने सर्दी को देखते हुए लोगों को कंबल वितरण किए हैं और शेल्टर हाउस का निरीक्षण किया। इसको लेकर जिलाधिकारी राजेश पांडे ने सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आश्रय गृह एवं रैन बसेरे के रखरखाव सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम दुरुस्त रहना चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इधर आप कब से रह रहे हैं? बहुत दिन हो गया, 20-25 साल हो गए। मदद नहीं करने आया यहाँ पे। अच्छा, और रेन बसेरा यहाँ बनवाया था, बना भी क्या? कोई भी नहीं बनाया। अभी नहीं बना? नहीं बना सर। तो इतनी ठंड में भी कैसे रह रहे हैं आप? अरे हम काफी लोग रह रहे हैं, 30-40 लोग हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं। हमारे मासूम बच्चे भी हैं, परेशान हैं। तो तुमने अभी कोई मदद नहीं मांगी किसी कोई से? भी नहीं मदद करने, यहाँ कोई आता ही नहीं है। हम लोग सभी DM सर, SP सर, EDM साहब सभी हम लोग निकले हुए हैं। पूरे शहर का दौरा किया गया 2 घंटे। मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन, रैन बसेरा, यहाँ पे कोच बस स्टैंड और पूरे शहर को देखा गया। सभी जगह कंबल वितरण किया, सभी के पास में कंबल हैं और हम लोग की कड़क निगरानी भी है। और आगे भी मतलब अभी तो ये एक दौर है, आगे भी हम लोग कंबल वितरण करते रहेंगे। और की शीतलहर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। भाई हम आपको बता दें, लगातार बढ़ती ठंड से छुटने वाले लोगों को लेकर जिला प्रशासन ने फुटपाथ पे सो रहे लोगों का रियलिटी चेक कर डाला। हम आपको बता दें कि तेजी से बढ़ती ठंड को लेकर जिला प्रशासन ने जिस तरीके से लोगों को कंबल बांटना शुरू किया है और रैन बसेरे पर रह रहे लोगों की मदद करने का वादा किया है। जिस तरीके से जालौन में तकरीबन 14 से ज्यादा रैन बसेरे, शेल्टर हाउस और आश्रय गृह बनाए गए हैं, तो कहीं न कहीं इनसे लोगों को ठंड से बचने का कार्य शुरू हो गया है। और जिस तरीके से स्टेशन रोड की अगर हम बात करें, बसेरा बनाया जाता था, जो बनता है वहां अभी नहीं बना है। हालांकि वहां लोग सर्दी से उतर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनको कंबल वितरण कर दिए हैं और आज भी कुछ लोग स्टेशन के फुटपाथ पर सो रहे हैं। और ये बेरिया अली बाबा हो या पुल के नीचे हो, यहाँ पर अभी उनको ठहरने के लिए जगह भी नहीं मिली है। हालांकि ठंड तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसी कड़ाकेदार ठंड से बचने को लेकर रैन बसेरे की लोगों ने मांग करना शुरू कर दी है। बहरहाल जिले में जितने भी रैन बसेरे बने हैं और जितने भी शेल्टर हाउस बने हैं, उनको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को कहा जा रहा है ठंड से बचने के लिए आप शेल्टर हाउस में रुके या किसी रैन बसेरे में रुके, जिसको लेकर सर्दी से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद दरमान के लिए जालौन। रुकेंगे अगली अहम खबर का अम्बेडकर नगर से। अगली खबर जहां कटेरी ब्लॉक क्षेत्र में स्थित श्रवण क्षेत्र धाम की बात कर रहे हैं, जहां डीएम अविनाश सिंह इसे सजाने संवारने का बीड़ा उठा चुके हैं। इसी कड़ी में आज भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा इस धाम परिसर में स्थापित कर उसका अनावरण किया। इस मौके पर एडीएम सदानंद गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह, DSCTO अनुपम सिंह, श्रवण महोत्सव न्यास के अध्यक्ष अनुपम पांडे व अन्य की मौजूदगी रही। इस अवसर पर 2 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें 1,51,000 दीपक भी जलाए गए हैं। कि आप भी इस बात को जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी एक सोच है कि जितने भी हमारे प्रदेश के धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनको धार्मिक पैटर्न के हिसाब से भी उनको पूरी तरह से डेवलप किया जाए।
माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी यहाँ आते थे तो बार बार अपने किसी भी वक्तव्य से पहले या किसी भी स्पीच से पहले श्रवण धाम क्षेत्र के बारे में और श्री बाबा क्षेत्र के बारे में जरूर बोलते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक उनकी सोच के अनुरूप एक श्रवण धाम क्षेत्र का डेवलप करने का एक खाका खींचा था। उसी की कड़ी में आज यहाँ 21 फीट से ऊपर भगवान श्री राम जी की मूर्ति का अनावरण सबके सहयोग से किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया पशु मेले का भाजपा विधायक दिनेश रावत ने फीता काटकर शुभारंभ किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन हो रहा है। 15 दिनों तक चलेगा ये मेला। वहीं 18 और 19 दिसंबर को मेले में कठपुतली नृत्य व कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। दूरदराज से मेला परिसर में ऊनी वस्त्र, कंबल तथा खाने पीने की दुकान और बच्चों के मनोरंजन के लिए सर्कस भी व्यवस्था की गई है। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से भाजपा विधायक दिनेश रावत व स्वामी कृष्णानंद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामदेव सिंह, हैदरगढ़ अध्यक्ष आलोक तिवारी, गोविंद पाठक, सपा नेता अदनान चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अगली खबर इटावा से है। इटावा में हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन एवं हिंदी सेवा सम्मान समारोह का कार्यक्रम इस्लामिया इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम न्यायमूर्ति स्वर्गीय प्रेम शंकर गुप्त की याद में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। उनके साथ मंच पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री सुधांशु धूलिया, हाईकोर्ट प्रयागराज के न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत इटावा लोकसभा के सांसद और सदर विधायक ने किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाकवि देव गंग नगरी इटावा हिंदी सेवा निधि के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 32 वर्षों से लेखक, कवि, साहित्यकार, प्रशासन, न्याय सहित सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसमें सम्मानित किया जाता है। हिंदी और हिंदी विषयों के प्रति समर्पण और निष्ठा, हिंदी के विस्तार के लिए काम करने वाले सभी अतिथिगण, सभी का सहयोग बड़ा है। उन्होंने जजमेंट लिखे जो अपने आप में अद्भुत है। अब विचार करिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी से भाषाओं का भाषांतर तुरंत होता है। न्यायमूर्ति धूलिया साहब, हम यही चर्चा कर रहे थे अभी, लेकिन उस समय उन्होंने किस तरीके से अपनी लेखनी से स्टोनो भी नहीं हुआ करते थे, अपनी भाषा के अंदर उन जजमेंट को लिखकर। अगली खबर मथुरा से है, जहां धर्म रक्षा संघ की एक संगोष्ठी आचार्य बद्रीश महाराज की अध्यक्षता में श्री भगवत मंदिरम गोपाल खार वृंदावन में आयोजित की गई। संगोष्ठी में पॉलीटेक्निक के सामने मृत मिली 40 गायों के शव के कारण प्रदर्शन कर रहे गौरक्षकों के ऊपर की गई बर्बरतापूर्वक प्रशासनिक कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत देवानंद परमहंस महाराज ने कहा कि 40 गायों का शव देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल सकता है। गौरक्षकों के साथ जिन्होंने जब गायों के मृत अवशेषों को देखा, और वो भी बहुत बड़ी संख्या में, यानी कब से वहां पर डाले जा रहे थे, पशुपालन विभाग ने तो ध्यान दिया नहीं, लेकिन गौ सेवकों ने जब अत्यंत कष्ट के कारण कुछ आंदोलन का रूप वहां खड़ा किया। यद्यपि जैसा गौ सेवकों ने बताया है कि पूरा रोड बंद नहीं था, यदि कोई एम्बुलेंस आती या कोई बच्चों की स्कूल की बस आती तो उसके लिए कोई अवरोध इन्होंने नहीं किया हुआ था। फिर भी पुलिस प्रशासन ने आकर इनसे बातचीत की और बातचीत बड़े सौहार्द ढंग से हो रही थी। ये लोग भी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। ये आज बड़ा ही ये निंदनीय कृत्य किया गया है कि आज जिस गौ उच्चारण भूमि, जिसकी गौ जय, हम सुबह उठते के साथ बोलते हैं जय गोपाल जय गौ माता, और आज हमारे उस वृंदावन ब्रज धाम के अंदर में यह बड़ा ही निंदनीय कृत्य किया गया, जिसमें कि हमारे जो गौरक्षक भक्त जो दिन और रात माता गौ माता के लिए अपने जीवन के प्राणों को न्यौछावर करते हैं। कई कंटेनर जो अभी वर्तमान में ही कुछ समय पहले ही उन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके उन कंटेनरों को रोका, उन गौ वंश को बचाया, उनको सरकारी गौशालाओं तक पहुंचाया। अगली खबर जनपद उन्नाव से है, जहां बढ़ती ठंड को देखते हुए तहसील प्रशासन के द्वारा गरीब असहाय वृद्ध जनों को कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश कुमार रावत ने तहसील सभागार हसनगंज में पहुंचकर विभिन्न गांवों से आए वृद्धजनों को कंबल दिया है। विधायक ने कुल 150 पात्र और गरीब व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रदत्त कंबल वितरण किया है। उप जिलाधिकारी हसनगंज के द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय लेखपालों को ग्रामवार कंबल प्रदान कर दिए गए हैं, जो लेखपालों द्वारा वितरित किए जा रहे हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां जापानी मियां बाकी पद्धति से लगाए गए 8000 पौधों का निरीक्षण करने जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी पहुंचे। जनपद को हरा भरा एवं पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर इस पद्धति से यहां 8000 पौधे लगाए गए हैं, जो कि औद्योगिक स्थान चंदेरा एवं अमरपुर मंडी में लगाए गए हैं। इसमें 16 बेड बनाए गए हैं। इसमें हर एक बेड में 500 पेड़ लगाए गए हैं। इस पद्धति से कम समय में पेड़ 10 गुना तेजी से उगता है एवं सामान्य से 30 गुना अधिक घना होता है। जिलाधिकारी ने अधीनस्थों को भी निर्देश देते हुए कहा कि पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए, जिससे कि ये बड़े होकर वृक्ष बन सकें। देश के बाद में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड सरकार हर वर्ष सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को जूते और बैग खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध कराती है, ताकि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को जूते और बैग मिल सके। हरिद्वार के कई ब्लॉक में तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के जूते और स्कूल बैग उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मंगलौर क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। कड़ाके की ठंड में मासूम चप्पल पहनकर ही स्कूल में आने के लिए मजबूर हैं। जब आ जाएगा सरकार इतनी जल्दी भेज दे बजट, बच्चे जो है सर्दी में चप्पलों में आ रहे हैं और इन्हें जो है आवंटित कर दिए जहाँ जहाँ हमारे पास बजट आया बच्चों को, इससे बच्चे सर्दी से बच सकते हैं। जी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे स्कूल में तो 200 प्लस ही होंगे बच्चे। तो सर्दी में का मौसम अभी भी कुछ बच्चे बिना चप्पलों में ही आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा यहाँ से। बजट में हम लोगों ने यहाँ बना दिया है और उसका बजट खाते में पैसा भी चला गया है। यहाँ पे अभी आपने मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा जी। और जो गया है बैंकों के थ्रू सबके खातों में जाना है। खातों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बैंक वालों को टाइम लगता है, बहुत जल्दी ही उसका नाम कहते हैं वो पैसा उन सबको मिल जाएगा, हो जाएगा और वो अपना खरीद को फटाफट। इससे पहले भी दिए गए, हर साल दिए जा रहे हैं। इस बार नासर ब्लॉक थोड़ा लेट हो गए नहीं ऐसा। देहरादून से खबर है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर लोगो, जर्सी और टॉर्च एंथम की लॉन्चिंग हुई है। कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुआ है। राज्य के 4 शहरों में बड़ी स्क्रीन पर यह लॉन्चिंग कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और खेल मंत्री रेखा आर्य इस कार्यक्रम में शामिल रही। इस दौरान 2000 से ज्यादा खिलाड़ी और युवा शामिल हुए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ये उत्तराखंड का दशक है, हमारे खिलाड़ी नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर प्रतीक यानी कि मौली मोनाल पक्षी है, नए अवतार में नजर आया। राष्ट्रीय खेल के लोगों को भी नए सिरे से डिजाइन किया गया है। अन्य प्रतीक जैसे जर्सी, मसाल, टॉर्च, एंथम में भी उत्तराखंड की छाप साफ तौर पर नजर आई है। राष्ट्रीय खेलों की मसाल में सदा नीरा गंगा और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के चिन्ह भी दिखाई दिए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के 5 प्रतीक लॉन्च किए गए। नए अवतार में दिखा है शुभंकर मौली। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है, ये केवल पदाधिकारियों का नहीं है, ये खेल हमारे राज्य के एक एक जन गण मन का खेल है। इसको हमको घर घर तक पहुंचाना होगा और जो देश के हमारे 10,000 हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड पधारेंगे, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका स्वागत करेंगे। और जब भी हम संकल्प में कोई विकल्प लाते हैं तो भाइयों बहनों, संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प न लाना ही संकल्प की सिद्धि होना है।
संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमारी सरकार भी अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। हम लगातार इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगातार मैं भी स्वयं और खेल मंत्री जी भी लगातार और हमारे सभी प्रतिनिधिगण। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से है, जहां 9 दिसंबर को गुरुद्वारे में हुई एक पंचायत जो विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई थी, अचानक जंग का वो मैदान बन गई। गुस्से में दबंगई के बीच फायरिंग की आवाज ने पंचायत को हिला दिया। फायरिंग का आरोप लगा अनूप सिंह भुल्लर पर, जिसने जान से मारने की नीयत से महेंद्र सिंह और गुरदीप सिंह उर्फ गोल्डी पर गोली चलाई। इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने आखिरकार आरोपी को काशीपुर के टीला कुंडा रोड से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 32 बोर की अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। सीओ काशीपुर दीपक सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जसपुर कोतवाली में केस दर्ज था। ये पूरी घटना दबंगई का नतीजा थी, जहां पंचायत के दौरान ही भुल्लर फॉर्म के लोगों से विवाद हो गया और हिंसक की यह घटना सामने आई। गुरुद्वारे की पवित्र दीवारों के भीतर गूंजती गोलियों की आवाज ने माहौल को दहला दिया। दो पक्षों द्वारा गुल्लरबोजी जो गुरुद्वारा है उसमें पुराने किसी विवाद को निपटाने को लेकर पंचायत की जा रही थी और वहाँ पे किसी द्वारा फायरिंग की सूचना हमको मिली थी। तो जसपुर थाने में हमने 9 तारीख को ये मुकदमा पंजीकृत किया था। सिमरनजीत जी की तहरीर थी, उसमें से एक अभियुक्त को जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी हमारी टीम द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, आरोपी पर कुछ आपराधिक मौजूद? हाँ, इसमें काशीपुर और जसपुर में कुछ पुराने मुकदमों की जानकारी भी है और वो भी इसमें क्या बोलते हैं जांच में शामिल की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे खबर विकासनगर से, जहां प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, मगर निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए आई आरक्षण की अंतिम सूची ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है, जिसको लेकर अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि जुबानी जंग में विपक्षी पार्टियां नहीं बल्कि एक ही पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं। निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर शासन द्वारा अनंतिम सूची जारी की गई है, जिसमें विकासनगर नगरपालिका चेयरमैन पद को अनुसूचित जनजाति आरक्षित किया गया है, जिस पर कल भाजपा के तेज तर्रार नेता और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे विकासनगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए त्रुटिपूर्ण बताया है। इसके खिलाफ आपत्ति भी दर्ज करने व हाईकोर्ट जाने की उन्होंने बात कही है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने क्षेत्रीय विधायक द्वारा आरक्षण को लेकर मीडिया को दिए गए बयान की आलोचना की। इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि उनका यह बयान केवल राजनीतिक लाभ लेने वाला है। चैनल पे आ जाता है ना, क्या कहते हैं, चैनल पे आ जाता है ना, क्या कहते हैं। देखिए, संक्षिप्त में मुझे ये कहना है कि मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ और ये दो क्षेत्रों को भावनात्मक रूप दे करके दो क्षेत्रों को आपस में एक गहरी खाई पैदा करने जैसा लग रहा है। त्यूनी से लेकर प्रेम नगर तक ये पहले चक्राता विधानसभा सीट होती थी और हमारा एक परिवार है। सब लोग यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, रिश्ते नाते भी हो रहे हैं। चक्राता के लोग जो है प्रेम नगर तक रहते हैं, यहाँ पूरे विकास नगर में रहते हैं। तो ये इंगित करना
कि चूंकि सीट एसटी की हुई है और एसटी का अभिप्राय सीधा है कि जौनसार पावर के लिए हुई, ये इंगित करना, ये मैं कहता हूं कि और इस प्रकार से उसको मीडिया बुलाकर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कहना ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अगली खबर, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नैनीताल जिले के रामनगर में सर्व हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। शहर के लखनपुर प्राइमरी स्कूल से होते हुए मुख्य मार्गों में आयोजित इस रैली में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा नागरिक शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। उसी कड़ी में आज सत्ताधारी पार्टी के साथ विभिन्न संगठनों ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार रामनगर में महा आक्रोश रैली निकाली है, जिससे हजारों की संख्या में सैकड़ों आपको बता दें सड़कों पर जन सैलाब उतरा। और इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सनातन समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। स्थिति यह है कि 51% मंदिरों में पूजा के दौरान हमले हो रहे हैं। पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन किसी भी देश के नेता इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज के लोगों के साथ लेकर पीड़ितों के लिए आवाज उठाई जाए। और नौकरी तो दूर की बात नहीं है। मैं विश्व हिंदू परिषद की प्रखंड उपाध्यक्ष कल्पना वर्मा हूँ और यहाँ पे जो आज ये रैली का आयोजन किया गया है, जो हमारे बांग्लादेश में इतने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस विषय को लेकर आज यहाँ पे एक रैली रखी गई है, जिससे कि हमारे हिंदू लोगों में एक एकता नहीं है। पहली बात एकता नहीं है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी है इतना हिंदू सोया हुआ है कि इतनी मामला इतना गड़बड़ा रहा है, उसको देख के भी हमारे हिंदू लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई मोहम्मदन की बात होती है, उनका कोई जलसा जुलूस होता है तो यहाँ पे बहुत सारी लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको देख के भी हमारे हिंदू लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मामला बस यही है कि अपने हिंदू लोगों को जगाने के लिए आज ये रैली का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार और छोटी छोटी बच्चाओं से लेकर बुजुर्ग माताओं का बलात्कार, उसके बाद जिंदा उनको दफना देना, मंदिरों को जला देना, कई घटना हुई, तो पूरे भारतवर्ष में इसका आक्रोश है। उसी के तहत पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत रामनगर में हमने विश्व हिंदू परिषद और सभी विचारधारा, चाहे वो हिंदू जागरण मंच हो, बजरंग दल हो, RSS हो और भारतीय जनता पार्टी, सभी ने मिलकर ये कार्यक्रम को किया है। अगली खबर का रुख करेंगे खबर पौड़ी से है, जहां 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत मिलने की खुशी में विजय दिवस मनाया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी मेजर करण सिंह रावत ने बताया कि प्रशासन द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 1971 युद्ध में शामिल होकर वीरता से दुश्मनों को पराजित करने वाले शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और आश्रितों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही विजय दिवस रैली निकाली जाएगी। प्रेक्षागृह में स्कूली छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 16 दिसंबर को विजय दिवस का आयोजन कर रहे हैं और विजय दिवस के संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय का दिन था, जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। और आज हमें मौका मिलता है तो हमारे जो 1971 के जिन लोगों ने उस युद्ध में प्रतिभा किया था, जो आज जीवित हैं, ये जो उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इस अवसर पर हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं। और इसमें जनपद स्तर पर सभी लोगों की सहभागिता होती है। जिला प्रशासन की मदद से इसको आयोजन किया जाता है, जिसमें स्कूली बच्चों का भी प्रतिभा किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो हमारे 1971 के जीवित वीर सैनिक और वीर नारियां हैं, उनको सम्मान यहाँ पे दिया था। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड सरकार हर वर्ष सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को जूते बैग खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध कराती है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को जूते और बैग मिल सके, हरिद्वार के कई ब्लॉक में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जूते और स्कूल बैग उपलब्ध करा दिए गए हैं। लेकिन अभी तक मंगलौर क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कड़ाके की ठंड में कई मासूम चप्पल पहनकर स्कूल जाने और पढ़ने के लिए मजबूर हैं। मंगलौर के कई प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी महराज आलम ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना का फंड जारी कर दिया गया है। जल्द ही बैंकों से स्कूल प्रबंधकों को भेज दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को जूते और स्कूल बैग मुहैया किए जा सके। जब आ जाएगा सरकार जितनी जल्दी भेज दे बजट, बच्चे जो है सब्जी में चप्पलों में आ रहे हैं और इन्हें जो है आवंटित सब्जी जहाँ हमारे पास बजट है बच्चे, इससे बच्चे सब्जी से बच सकते।
ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे स्कूल में तो 250 ही होंगे बच्चे। तो सर्दी में का मौसम अभी भी कुछ बच्चे हाँ, बिना चप्पलों में ही आ रहा है, आपने देखा भी होगा। बजट में हम लोगों ने यहाँ बना दिया है और उसका बजट खाते में पैसा भी चला गया है। यहाँ पे अभी आपने मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा जी। और जो गया है बैंकों के थ्रू सबके खातों में जाना है। खातों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बैंक वालों को टाइम लगता है, बहुत जल्दी ही उसका नाम कहते हैं वो पैसा उन सबको मिल जाए हो जाएगा और वो अपना खरीद के फटाफट। इससे पहले भी दिए गए, हर साल दिए जा रहे हैं। इस बार नासर ब्लॉक थोड़ा लेट हो गए। नहीं ऐसा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से 40 खिलाड़ियों का दल 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हो गया। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में राज्य से 40 खिलाड़ियों का दल कराटे फेडरेशन के महासचिव महेंद्र सिंह बाकुनी के नेतृत्व में रवाना के लिए दिल्ली जा रहे हैं पूरी टीम के साथ, उत्तराखंड टीम के साथ, उत्तराखंड टीम को रिप्रेजेंट करने। हम सभी प्लेयर जितनी भी हो सके पूरी कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारा ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि मतलब भारत बढ़े आगे स्पोर्ट्स में और उत्तराखंड को भी हम आगे बढ़ाएंगे और सपना साकार करेंगे, अपना भी उत्तराखंड का भी। और हमारे कोच का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सहयोग है। बहुत तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, जिसमें स्पोर्ट्स कराटे, फुल कॉन्टैक्ट कराटे और ट्रेडिशनल कराटे के इवेंट होंगे। यह आयोजन NKF नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और इसकी तैयारी हम लोग विगत 2 माह से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस स्तर की राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में हमारे उत्तराखंड की तरफ से प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कोटद्वार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सभी निकाय चुनावों को भाजपा मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। देखिए, पार्टी में जो संगठन है वो निरंतर जो है कि लगातार जो है कि संगठन के कार्यमारी गतिविधियां चलती रहती हैं और संगठन पूरी तरह से, संगठन भी और सरकार भी पूरी तरह से जो है कि चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस प्रकार से हमने केदारनाथ में जो है कि उपचुनाव में भारी मतों से हमने विजय प्राप्त की थी और जनता का जो रुझान है, रोस्टर जो है, आरक्षण का जो रोस्टर है वो लागू हो चुका है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने सभी नगर निगम और नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जो है कि चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है। अभी पर्यवेक्षक सभी जगह, सभी नगर निकाय और नगर निगम क्षेत्र के अंदर जाएंगे, वहां से जो भी आम सहमति से सबके एक नाम पर तय बनेगी, उसके बाद कोर कमेटी प्रदेश से हमारी जो है कि तय करेंगे उन प्रत्याशियों को। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं और जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को किए जा रहे नुकसान को लेकर किसानों के साथ सिंचाई विभाग, डाक बंगले, बैल पड़ाव में एक बैठक में, जिसमें किसानों ने कहा कि आपको बता दें, रात दिन जागकर अपनी फसल हल करनी पड़ रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मांग रखी है कि आवारा पशुओं को जल्द पकड़कर गौशालाओं में छोड़ा जाए। वहीं जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए फेंसिंग तार जंगलों के किनारे लगाए जाने की मांग की है। यहाँ पर जिला नैनीताल के भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की बहुत सारी समस्याएं थी जो कि लिखित में ले ली गई है और वो जिले और प्रदेश को भेजी जाएंगी। उसमें जैसे जंगली जानवरों से नुकसान, पालतू जो छोड़े गए आवारा पशुओं से जो किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उनके हमने जो है यहाँ से सरकार से मांग करी है कि भाई जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़कर यहाँ से अन्यत्र किसी गौशाला में या वहाँ पे शिफ्ट किया जाए और जो जंगली जानवर हैं उनसे सुरक्षा के लिए जंगल और जो गांव की आबादी के बीच में सोलर फेंसिंग करी जाए। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।